सभी को आप देख रहे हैं तारासन क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी जी की विचारधारा के बारे में। अब ऐसा क्यों कि भाई तुमने यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम विचारधारा को क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए, अगर हमने एक बार गांधी जी के थॉट्स को अच्छे से समझ लिया, उनकी विचारधारा, उनके दृष्टिकोण को अच्छे से समझ लिया, तो उनके द्वारा किए गए सारे कार्य भी हमें अच्छे से समझ आ जाएंगे। उनका मूल उद्देश्य हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए गांधी जी की विचारधारा को पढ़ना जरूरी है। ओके, चलिए, सरल शब्दों में पूछा जाए तो गांधी जी कौन है? तो भाई इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, जो कि गुजरात में आता है, लिख लेना भाई इसमें गुजरात। ओके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी भारत में हुई थी 30 जनवरी। जन्म भी भारत में हुआ था। 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हो गई थी। और भारतीय वकील थे ये, राजनीतिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और लेखक थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बने थे। ओके, ये सारे काम इनसे जुड़े हैं इनके इंट्रोडक्शन में। अगर नॉर्मली इनसे पूछा जाए, अगर परिचय दोगे तो वो बहुत बड़ा आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तो टेंशन ना लो। गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा क्या है? गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई और विकसित की गई। याद रखना, गांधीवादी विचारधारा जो है वो गांधी के खुद के थॉट्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए थे और उसको यूज़ भी किया था। धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार 1893 से लेके 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में इस्तेमाल किया था। उसके बाद उन्होंने भारत में अपनाए थे अपने गांधीवादी थॉट्स, जो कि 1915 से लेके 1948 तक था। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है। गांधीवादी विचारधारा यानी गांधी जी का जो दर्शन है ना, उसमें न केवल राजनीति है, नैतिक है और धार्मिक है, बल्कि इसमें पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। ये कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गांधी जी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। यानी कि वेस्टर्न और हमारा एशियन कल्चर और वर्तमान में क्या चल रहा है, इन सबका मिला जुला एक रूप है ये। ओके, जिसमें हर तरीके से पॉजिटिविटी को लिया गया है। चलो आगे देखते हैं इनका दर्शन। गैर दर्शन कई स्तरों पर आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, सामूहिक आदि पर मौजूद है। सभी उच्च नैतिक विकास और सुधार करने के लिए ये क्या है? सक्षम है। हर प्रकार के डेवलपमेंट करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को विकास करना है, कहीं पे जीत हासिल करनी है, तो इनके द्वारा अपनाए गए सारे तत्व व उद्देश्य या नियम से वो अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और इनका एक वो था, एक नियम था, वो याद नहीं आ रहा, नियम था इनका, हाँ, संघर्ष विराम संघर्ष। बहुत अच्छा। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है तो वो संघर्ष विराम का जो इनका एक रूल था वो बहुत बढ़िया था। संघर्ष विराम में क्या था कि आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, उसके लिए संघर्ष करो। जब उसमें फेल हो जाओ या कुछ रुकावटें आने लग जाएं, तो आराम से सोचो कि कहाँ दिक्कत आ रही है। उस चीज़ों को क्या करना है? सेल्फ एनालाइज करना है। जब सेल्फ एनालाइज करने के बाद आंसर मिल जाए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उन्हें ठीक करके फिर दोबारा से संघर्ष शुरू करना। ठीक है, और ऐसे करते करते हमें एंड में क्या होगी, अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन कुछ क्या होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं, या मॉक पेपर में ही अपनी गलतियों का एनालाइज कर लेते हैं, फिर उस चीज़ पे वो काम करते हैं। तो यही संघर्ष विराम संघर्ष की नीति कहलाती है। और यही लाइन बिजनेस में भी कहलाती है, हर जगह। ओके, गांधीवादी दर्शन एक दो धारी तलवार है जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ क्या है? बदलना है। दो धारी यानी दर्शन एक, काम दो, व्यक्ति का सुधार भी और समाज में बदलाव भी। गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोतों जैसे भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले
उदारवादी कांग्रेसी नेता थे और यही इनके राजनीतिक गुरु भी थे गांधी जी के। टॉल्स्टॉय ये एक बुक थी, और जॉन स्किन एक इंग्लैंड में आलोचक थे। इन सभी से ये क्या थे, प्रभावित थे। तो इसलिए आप सभी को कहा जाता है कि कम से कम अपनी लाइफ में आप जिस भी धर्म से हैं, जो भी है, उसको एक सकारात्मक तरीके से पढ़ के देखें, आपको समझ आएगा। और एक अपने कोई भी राष्ट्रवादी नेता हो, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इन सब के बारे में ज़रूर पढ़ें। तो इन सब से ये प्रभावित है गांधी जी, और इन सब के कहीं ना कहीं उद्देश्य, पॉइंट या इनकी विचारधारा गांधी जी के शब्दों में भी दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख गांधीवादी विचारधारा, सत्य और अहिंसा। शॉर्ट लिखा है सब कुछ। गांधीवादी विचारधारा दो आधारभूत सिद्धांत है। पहला है, गांधी जी का मानना था कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है तथा नैतिकता है। नैतिकता का मतलब होता है एथिक्स, यानी कि जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, उसको पालन करें। ऐसे काम ना करें कि कोई नहीं देख रहा तो हम भ्रष्टाचार कर दें, ऐसा काम नहीं। कोई ना कोई आपको देख रहे, यानी कि मन से सच रहना, मन से सच रहना, नैतिकता। नैतिक कानून और कोड इसका आधार है। अहिंसा का अर्थ होता है प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा। गांधी जी के अनुसार अहिंसक व्यक्ति किसी दूसरे को कभी मानसिक व शारीरिक पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, और जो हिंसा करेगा, जो हिंसक होगा, वो मानसिक भी करेगा और शारीरिक पीड़ा भी देगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, बल्कि हमें अहिंसक रहना चाहिए। क्योंकि लोग कहते नहीं है कि जिसके शब्दों में ही कड़वाहट होती है, कोई उसके साथ बैठता नहीं, भले उसमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। इसलिए शब्दों में मिठास करो। ओके, समझाने के लिए कड़वा होना ठीक है, लेकिन हर समय कड़वा रहना ठीक नहीं है। चलो, सत्याग्रह, इसका अर्थ है कि सभी प्रकार के न्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से आत्मबल का प्रयोग करना। ओके, न्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ एकदम आंदोलन करना, अहिंसक रूप से कर लो, जितना हमें परेशान करना है कर लो हम, लेकिन तुम्हारे परेशान, तुम मार मार के थक जाओगे, लेकिन हम नहीं थकेंगे। बहुत सारे लोगों को डंडों से पिटवाया था गांधी जी ने, कि अंग्रेज लठ मार मार के थक गए थे, लेकिन लोग नहीं थके थे। इतनी भीड़ आ गई थी, कितनों को मारेंगे, अंग्रेज हार गए थे। तो एक अलग स्टोरी, आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आप इनकी किताबें पढ़ेंगे, स्टोरी लाइन्स पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी सारी चीज़ें। और ये जो आप किताब पढ़ रहे हो ना, महात्मा गांधी जी की किताब ही है, स्वराज नाम से, सारे वर्डिंग वहीं से हैं ये। चलो कोई नहीं। व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट ना पहुंचाने के लिए एक विधि है ये सत्याग्रह। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। सत्याग्रह की उत्पत्ति जो है ना, उपनिषद, तो इसका मतलब होता है समीप बैठना। इसका तात्पर्य कि विद्या और ज्ञान के लिए शिष्य को अपने गुरु के पास बैठना पड़ता है। उसी तरह सत्याग्रह में बहुत सारे लोग सब आसपास बैठ जाते हैं। बुद्ध, महावीर की शिक्षा, टॉल्स्टॉय और रस्किन, कई अन्य महान दर्शनों में मिल सकती है। यानी कि सत्याग्रह जो है ना गांधी जी का, इन सब की विचारधाराओं से कहीं ना कहीं प्रभावित है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं और अनशन पे बैठ जाते हैं, एक तरह से यूँ समझ लो। अब आता है सर्वोदय। ये सारे पॉइंट्स आने वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे सही से। सर्वोदय का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी उत्थान, सभी की प्रगति। ये सब पहली बार गांधी जी ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लॉस पर पढ़ा था। स्वराज, हालांकि स्वराज शब्द का अर्थ है स्वयं पे शासन, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी अभिन्न क्रांति की संज्ञा थी जो जीवन के सभी क्षेत्रों में समाहित है। यानी गांधी जी का स्वराज है वो हर लेवल पर, सिर्फ आत्मनियंत्रण की बात नहीं करता, इसमें ग्राम, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, हर तरह का स्वराज की बात करी है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज और शासन से था, और इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों हेतु स्वतंत्रता है, और अपने संपूर्ण अर्थों में स्वतंत्रता से कहीं अधिक है। ये स्वशासन, आत्मसंयम, और इसे मोक्ष के बराबर माना जा सकता है। यानी कि स्वराज व्यक्ति करे तो मोक्ष इसे मिल सकता है, इस आडंबर की दुनिया से उसे शांति मिल सकती है। चलो
ट्रस्टशिप का सिद्धांत एग्जाम में कई बार आता है, जिसे न्यायशीलता भी बोलते हैं। ट्रस्टशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। गांधी जी का आर्थिक दर्शन पूछ ले तो समझ जाना ट्रस्टशिप की बात हो रही है, जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकें। अगर इसका सिंपल टर्म समझा जाए, ट्रस्टशिप का सिद्धांत गांधी जी का क्या था कि एक व्यक्ति को संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, किसी अन्य का दोहन नहीं करना चाहिए। जैसे एक आदमी को मान लो खाने में लगभग 100 ग्राम चावल लगते हैं, वो ऐसा नहीं वो शौक दिखाने के लिए 250 ग्राम या आधा किलो चावल भर के लिए आए और खाया गया नहीं और वेस्ट करते। जैसे कि शादियों में लोग बात करते हैं, खाया जाता नहीं है, प्लेट भर के ले आते हैं और सारा का सारा डस्टबिन में फेंक देते हैं। और वो डस्टबिन में जो वेस्ट हुआ है वो वाला जो खाना अगर वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कोई व्यक्ति खाता है तो किसी अन्य की भी हेल्पफुल होता। तो न्यायशीलता का सिद्धांत यही है, संसाधनों और वस्तुओं का प्रयोग उतना ही करना जितनी उसकी आवश्यकता पूरी हो सके, ताकि किसी अन्य के रिसोर्स या अधिकारों का हनन ना हो और कोई व्यक्ति किसी वस्तु के कमी के कारण समाज में वंचित ना रहे। यही इनका था। यह सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर और भगवद गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ था। ओके, सबसे ज़्यादा प्रभावित सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया था गांधी जी को भगवद गीता ने करा था, इसलिए उनकी विचारधारा उनके कर्म में भगवद गीता के उपदेश दिखाई देते हैं और भगवद गीता पढ़ना बहुत अच्छी बात है। चलो, स्वदेशी। स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह संस्कृत दो शब्द का एक संयोजक है। स्वयं का अर्थ है स्वयं और देश का मतलब होता है देश, इसलिए है खुद का देश, अपना देश। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश के लिए नैतिक। ज़्यादातर संदर्भों में इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता के लिए किया जा सकता है। सब स्वदेशी करा गया था ना, अंग्रेजों के बनाए गए कपड़े सब प्यारे हमें नहीं चाहिए, हम खुद का ही पहनेंगे, हमें अपना ही पसंद है, हमें अपने ही बनाए हुए कपड़े पसंद है। और आज खुद देख लो, मार्केट में सिले सिलाए कपड़ों से ज़्यादा सिले हुए कपड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, उनकी क्वालिटी उनकी सिलाई बहुत बेस्ट होती है। स्वदेशी राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से अपने समुदाय के भीतर ध्यान केंद्रित करता है। यह समुदाय और आत्मनिर्भरता को अन्य क्या लिखा है ये भाई, इसको पढ़ लेना, वर्ड जुबान पे नहीं आ रहा। यानी कि एक तरह से आत्मनिर्भरता की बात करी जा रही है। गांधी जी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता स्वराज को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में नहीं था, उनके कंट्रोल में था, इसलिए उनसे आज़ादी चाहिए। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के संरचनात्मक कार्य में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया, क्योंकि अंग्रेज लोग ज़्यादातर अपने खुद के बनाए हुए कपड़े इंडिया को ही चेपते थे, यानी कि हमारा माल ले गए और हमें ही बेच दिया, यानी कि हमारा माल हमें ही चेप रहा है। अंग्रेज ऐसा काम कर रहे थे, लेकिन गांधी जी चरखा लेके बैठ गए, यानी कि तरह सिलाई मशीन, अरे जाओ हम खुद सिलेंगे खुद पहनेंगे, नहीं चाहिए तुम्हारा माल, थोड़ा महंगा होगा लेकिन कर लेंगे जो करना है। आज के संदर्भ में गांधी जी की विचारधारा प्रासंगिकता, कि आज के टाइम में गांधी जी की जो विचारधारा है वो प्रासंगिक है, बिल्कुल है भाई। सत्य और अहिंसा के आदर्श गांधीवादी के संपूर्ण दर्शन को रेखांकित करता है, यानी सत्य रहो, अहिंसक रहो, सच बोलो, लड़ाई झगड़ा मत करो, तथा आज भी मानव जाति के लिए सत्य प्रासंगिक है। महात्मा गांधी की शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई है, जब लोगों की आध्यात्मिक लालच व्यापक स्तर पर हिंसा और भागदौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि आज के माहौल में भी लोग एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा वातावरण चाहते हैं, जिसको आप गांधी जी विचारधारा के द्वारा भी पा सकते हैं। इसलिए लोग आज भी गांधी जी के द्वारा या उन पर लिखी गई किताबों को अच्छे से अध्ययन करते हैं। और यही चीज़ मैं आप सबको कहता हूँ कि किसी के बारे में कुछ गलत अवधारणा बनाने से पहले कि उससे संबंधित किताबें, लेख, उसकी बायोग्राफी पूरी को अच्छे से खुद पढ़ो और एनालाइज करो। किसी के दूसरे के थ्रू पढ़ोगे तो वो वही सोचने पे मजबूर कर देगा जो वो चाहता है। किस्मत आपकी अच्छी हुई तो हो सकता है वो आपको अच्छा ज्ञान दे रहा हो, एक अच्छा आदमी आपको मिल गया,
तो इसलिए कहते हैं किसी और की ज्ञान विचारधारा लेने से अच्छा है, समझने के लिए ठीक है लेकिन सेल्फ एनालाइज करना ज़रूरी है। चलो आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, म्यांमार में आंग सान सू जैसे लोगों के नेतृत्व में कई उत्पीड़न समाज के लोगों को न्याय दिलाने हेतु गांधी जी विचारधारा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जो इसकी प्रासंगिकता प्रत्यक्ष उदाहरण है। और गांधी जी की आज भी 5वीं पीढ़ी दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। तो समझ रहे हो ना इम्पोर्टेंस आज भी उनकी। दलाई लामा ने कहा, आज विश्व शांति और विश्व युद्ध आध्यात्म और भौतिकवाद लोकतंत्र अधिकवाद के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा है। इन बड़े युद्धों से लड़ने के लिए यह ठीक होगा कि समकालीन समय में गांधीवादी दर्शन को अपनाया जाए। और ये रहा इनका निष्कर्ष गांधी जी की विचारधारा का। इसको आप अच्छे से पढ़ लो। और इसमें एक पॉइंट ज़रूर मैं करना चाहूँगा, उसको ना बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसमें पॉइंट था कि गांधी जी ने देश के लिए इतना काम किया, स्वतंत्र देश को आज़ाद कराने के लिए इतने कार्य किए, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद वो एक दिन भी जीवित नहीं रह पाए। ये एक अंग्रेज ने बहुत बड़ी लाइन कही थी। और अंग्रेज़ों ने गांधी जी को कभी ये नहीं सोचा कि नुकसान नहीं होने दिया था अंग्रेज़ों ने। भले गांधी जी अंग्रेज़ों के खिलाफ ही थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने कभी गांधी जी को चोट नहीं पहुँचाई। लेकिन स्वतंत्र भारत के लिए आदमी ने इतना करा, लेकिन स्वतंत्र भारत में वो एक दिन भी जीवित नहीं रह पाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाद में आराम से। ओके, आई होप आपको ये थोड़ा विचारधारा इनकी अच्छे से समझ आई होगी। तो प्लीज़ अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लिया करो, इनको नोट किया करो, ताकि आपके लिए अच्छा बेनिफिट साबित हो सके, एक मेंटेलिटी अच्छी क्रिएट हो सके। चलिए।